हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। सो हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। तो चैप्टर 1 फार्माकोथेरेपेटिक्स, ठीक है, रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन। इससे पहले हमने 2 टॉपिक कवर कर लिए हैं, वो आप देख सकते हैं जाके प्लेलिस्ट में। तो रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन का मतलब होता है कि तर्क संगत उपयोग, मतलब औषधियों का तर्क संगत उपयोग, ठीक है, मतलब सही ढंग से किसी भी औषधि का प्रयोग करना, ठीक है। तो तर्क संगत का क्या अर्थ होता है? मान लीजिए, अब तर्क का क्या अर्थ होता है? तर्क का अर्थ होता है कि कोई भी चीज़ है उसके ऊपर तर्क वितर्क हो रहा है, ठीक है, कि ये काम ऐसे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं, उसके ऊपर भी एक तर्क आता है जो कि धार्मिक तर्क है। उसके ऊपर एक धार्मिक तर्क तर्क दिया जाता है और एक साइंटिफिक तर्क दिया जाता है। धार्मिक की लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, साइंटिफिक की एक न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं जिसके कारण जो है ये मतलब अर्थ एग्जिस्ट करते हैं। ये सब जो है एक साइंटिफिक जो है इसके ऊपर तर्क है, ठीक है, जिसको आप एविडेंसेस बोल सकते हो। तो यही होता है रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन का मतलब, कि एक तर्क संगत औषधियों का तर्क संगत उपयोग, ठीक है। तो इसको अब हम समझते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रैशनल मेडिसिन, पेशेंट रिसीव मेडिसिन दैट आर appropriate for their clinical needs in doses that meets their own individual requirement for an adequate period of time and at a lowest possible cost to them and their communities। मतलब तर्क संगत चिकित्सा के अनुसार दवा का ऐसा उपयोग करना जो रोगियों की चिकित्सालीय आवश्यकताओं के लिए उचित है, ऐसी खुराक में जो उनके उपचार की आवश्यकताओं को पूरा करती है, किसी उपचार अवधि के लिए और रोगी और उनके समुदाय के लिए सबसे कम लागत पर है। ये हो गए भाई हिंदी, ठीक है, हिंदी होगी। अब इसको समझते हैं कि ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, कि पेशेंट रिसीव मेडिसिन दैट आर अप्रोप्रिएट फॉर देयर क्लिनिकल नीड्स। मतलब जो भी पेशेंट मेडिसिन ले रहा है या प्राप्त कर रहा है, ठीक है, वो उसकी क्लिनिकल नीड्स को पूरा करती हों, ठीक है। मतलब क्लिनिकल नीड्स को कैसे पूरा करती हैं कि उसको जो बीमारी है उसके लिए वो मेडिसिन होनी चाहिए, मतलब इन डोजेज, ठीक है, दैट मीट्स देयर ओन इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट फॉर एडुकेट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, जो उसको डोज दी जा रही है, ठीक है, वो उसको एक एडिक्वेट एडिक्वेट मतलब एक जो उसका समय अवधि है, एक पीरियड ऑफ टाइम है, उसके लिए वो डोज उसकी जो है वो सफिशेंट होनी चाहिए एंड एट अ लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट। और उसको जो मेडिसिन है वो एक कम दाम के ऊपर जो है वो मिलनी चाहिए, ठीक है। एंड देयर कम्युनिटीज़, और कम्युनिटीज़ मतलब कम्युनिटीज़ हो गए जो एक तरह से परिवार या उसका गांव, ठीक है। तो मतलब एक पेशेंट की बात की जा रही है कि कोई भी पेशेंट है उसको एक अप्रोप्रिएट मतलब मेडिसिन जो है एक अप्रोप्रिएट रिसीव होनी चाहिए, एक अप्रोप्रिएट वे में उसकी क्लिनिकल नीड्स को पूरा कर सके, उसको एक अच्छी डोज में मिल सके, एक अच्छे पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो मेडिसिन जो है उसके लिए हो, और एक पॉसिबल लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट में उसको मिले, ठीक है, और उसकी जो है वो पूरी डिमांड्स को पूरी करें। तो वो होता है रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन, ठीक है। रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन को मैं थोड़ा सा इंट्रो यहाँ पे दे दूँ, आगे मैंने बहुत लंबी पीपीटी बनाई है, आपको बताऊँगा किस तरह से क्या होता है। तो रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन की मतलब एक सही तरीके से दवा का उपयोग करना, ठीक है। मतलब उसमें ना तो डॉक्टर की किसी कोई गलती होनी चाहिए, ना डॉक्टर के द्वारा होनी चाहिए, ना पेशेंट के द्वारा होनी चाहिए, ना किसी फार्मासिस्ट के द्वारा। मतलब वो जो पेशेंट मेडिसिन ले रहा है वो एक अच्छे तरीके से वो उसको ले सके और उसकी सारी जो बीमारी है वो ठीक हो सके। बेसिकली मेन यही जो होता है इसका एम होता है कि उसकी जो बीमारी है वो ठीक हो सके और उसे कोई साइड इफ़ेक्ट्स या एडवर्स इफ़ेक्ट जो है उससे ना हो, ठीक है। ठीक है जी। रैशनल यूज ऑफ ड्रग्स मीट्स टू प्रोवाइड राइट ड्रग टू राइट पेशेंट इन अप्रोप्रिएट डोज फॉर अप्रोप्रिएट टाइम पीरियड विच इज़ सुटेबल फॉर क्लिनिकल रिक्वायरमेंट एट लोएस्ट कॉस्ट। वही बात आ गई कि कोई भी ड्रग आप किसी प्रोवाइड करवा रहे हैं तो वो राइट पेशेंट को होनी चाहिए। मतलब उसका जिस पेशेंट को ज़रूरत है, मान लो एक पेशेंट है जिसको है फीवर, ठीक है, एक पेशेंट है ए जिसको है फीवर, दूसरा पेशेंट है जिसको है चिकनगुनिया, ये चिकन पॉक्स। तो अगर मैं पैरासीटामोल, चलो चिकन पॉक्स में भी दे सकते हैं पैरासीटामोल, हाँ एंटीबायोटिक रख लो कोई एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है। अगर वो मैं इसे एग्जांपल ले रहा हूँ, हो सकता है दोनों में दे सकते हैं, ठीक है। या कोई और बीमारी आप इस पेशेंट को ले लीजिए, एक को फीवर है दूसरे को
दूसरा नॉर्मल है, थोड़ी बहुत हेडेक वगैरह है, ठीक है। एक को मैंने जिथ्रोमाइसिन दे दी और दूसरे को भी अगर मैं जिथ्रोमाइसिन दूँ तो ये गलत हो जाएगा। मतलब यहाँ से मैं क्या बताना चाहता हूँ कि पेशेंट एक राइट पेशेंट होना चाहिए जिसको राइट मेडिसिन प्रोवाइड हो और राइट डोज में हो। अब एक को मैं 10 mg दे दूँ, एक को 50 mg दे दूँ, तो क्या होगा? राइट डोज है। हो सकता है जिसको 10 की ज़रूरत है उसको 50 की ज़रूरत है, जिसको 50 की दी मैंने उसको 10 की ज़रूरत है। मतलब कि एक राइट पेशेंट होना चाहिए जिसको आप दवाई दे रहे हो कि उसकी ज़रूरत है उस दवाई की। एक एप्रोप्रिएट डोज होनी चाहिए, एक एप्रोप्रिएट टाइम पीरियड होना चाहिए कि आपने 3 दिन के लिए लेनी है, 4 दिन के लिए लेनी है। एक एप्रोप्रिएट टाइम पीरियड होना चाहिए और जो कि सुइटेबल हो क्लिनिकल रिक्वायरमेंट और लोएस्ट कॉस्ट, जो कि मैंने आपको पहले बताई। मतलब राइट पेशेंट, राइट एप्रोप्रिएट डोज, एप्रोप्रिएट टाइम पीरियड, एप्रोप्रिएट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें इंक्लूडेड होता है, ठीक है। एप्रोप्रिएट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की ओरली लेनी है या आपने उसको किस तरह से लेना है, जो मैंने आपको आगे ये चार्ट बनाया है यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। एप्रोप्रिएट ड्रग, एप्रोप्रिएट डोज, एप्रोप्रिएट इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। फॉर्मुलेशन एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो भी पेशेंट है उसको आपने जो है मतलब एक एप्रोप्रिएट पेशेंट होना चाहिए जिसको मेडिसिन की ज़रूरत है। मान अजिथ्रोमाइसिन है तो उस जो फीवर वाला पेशेंट है उसको ज़रूरत है, ठीक है, एंटीबायोटिक की, जबकि हेडेक वाले को ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल के ऊपर मैंने दिया, इसका कोई मतलब किसी अगर आप ऐसे किसी के ऊपर ले लें तो वो नहीं है कि हेडेक और फीवर में आप एंटीबायोटिक्स दे सकते हो नहीं दे सकते, वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर है, ठीक है। तो ये होता है कि रैशनल यूज़ ऑफ ड्रग का मतलब ये है कि राइट ड्रग राइट पेशेंट को राइट अप्रोप्रिएट डोज और अप्रोप्रिएट पीरियड ऑफ टाइम में आपने जो है वो देनी है और अप्रोप्रिएट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ओरल हो सकता है, आई भी हो सकता है, वो एक अप्रोप्रिएट होना चाहिए। अगर जिसको ओरल की ज़रूरत है उसको अगर आप आई भी दे रहे हो तो वो जो है वो फिर इरेशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन हो जाता है। उसके बाद आते हैं सेम वही रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन, राइट फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। मतलब सही मापदंड एडमिनिस्ट्रेशन का कि कितने आपने उसको देनी, फ्रीक्वेंसी का मतलब एक तरह से यही हो गया कि कितने अमाउंट में आपने उसको मेडिसिन देनी है, किस रूट से देनी है। राइट फॉलोअप, वो अच्छे से उसको फॉलो कर सके उसके लिए डॉक्टर एडवाइस दे सकता है। राइट इंडिकेशन, किस तरह से उसको यूज़ करना है। राइट डोजेज फॉर्म, ठीक है, कितनी डोज लेनी है, ठीक है। उसके बाद राइट ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है, कितने समय के बाद उसको फिर से चेकअप करवाना है, कितने समय के बाद उसको वो मेडिसिन लेनी है, ये सब जो है इसमें आता है। राइट इन्फॉर्मेशन टू पेशेंट, और पेशेंट को जो है राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होनी चाहिए, आता है रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन, ठीक है। तो इन 1985 एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन केन्या एग्रीड ऑन द करंट डेफिनेशन ऑफ रैशनल यूज़। इसमें एमसीक्यूज़ में कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। वैसे ज़्यादा इसके चांसेस नहीं है लेकिन मैंने तभी आपको डाला है। द इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द रैशनल यूज़ ऑफ ड्रग वाज फाउंड इन 1989 with the goal of conducting multidisciplinary intervention research project to promote the more rational ड्रग यूज़, ठीक है। तो इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर रैशनल यूज़ ऑफ ड्रग जो था फाउंड हुआ था 1989 में, जिसमें बहुत सारी मल्टी डिस्प्लिनरी जो है वो इंटरवेंशन रिसर्च हुई, ठीक है, कि ताकि जो प्रमोट किया जा सके रैशनल ड्रग यूज़ को। एट द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर इम्प्रूविंग द रैशनल यूज़ ऑफ ड्रग्स को, ठीक है, इसकी जो है आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, ICIUM, ठीक है। तो फर्स्ट जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी फॉर प्रोवाइडिंग द यूज़ ऑफ मेडिसिन के लिए, ठीक है, इन थाईलैंड में हुई 1997, ठीक है। ब्यूड ऑल पब्लिश्ड इंटरवेंशन स्टडीज़ विद एडुकेट बॉडी डिज़ाइन और प्रेजेंटेड, मतलब बॉडी डिज़ाइन के ऊपर, क्योंकि हर पर्सन की बॉडी फिजियोलॉजिकल चेंजेस बॉडी में अलग अलग होते हैं, तो अलग अलग जो है हर दवा जो है हर पेशेंट की बॉडी के ऊपर अलग अलग तरीके से जो है काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्राइटेरिया फॉर यूजिंग मेडिकेशन, ठीक है, मतलब कब आपने मेडिकेशन लेनी होती है, ठीक है, कब नहीं लेनी है, वो नहीं है, वो इसके उल्टा अपोज हो जाएगा, अपोजिट, कि कब आपको नहीं लेनी है। तो कब आपको लेनी है, ठीक है। तो अप्रोप्रिएट इंडिकेशन, जब आपको आभास हो रहा है कि आपको बीमारी है, ठीक है, बीमारी का आभास हो रहा है कि आपको बीमारी है, तब आप मेडिसिन लीजिए। अप्रोप्रिएट ड्रग, सही दवा लीजिए, ठीक है। अफोर्डेबल, खरीदने की सामर्थ्य हो, ठीक है, आप में, मतलब मेडिसिन को किस तरह से यूज़ करने, वो क्राइटेरिया। अप्रोप्रिएट एडमिनिस्ट्रेशन, सही तरीके से दवाई के खाने का तरीका, डोजेस, मात्रा बनाने की विधि, ड्यूरेशन, समय अवधि। अप्रोप्रिएट पेशेंट, सही मरीज़ होना चाहिए। अप्रोप्रिएट पेशेंट इन्फॉर्मेशन, सही जानकारी होनी चाहिए पेशेंट की, किसके पास, डॉक्टर के पास, ठीक है। तो ये होता है क्राइटेरिया फॉर यूजिंग मेडिकेशन, मेडिकेशन को यूज़ करने का क्राइटेरिया, ठीक है।
उसका आता है फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन अराइजेज ड्यू टू इन्वायरमेंटल फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन के लिए? तो वो हो सकते हैं अराइजेज ड्यू टू इन्वायरमेंटल फैक्टर, अराइजेज ड्यू टू इंडिविजुअल, अराइजेज ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन को के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं? तो ये है एक इन्वायरमेंटल हो सकता है, किसी के खुद के द्वारा हो सकता है और किसी के मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले आता है अराइजेज ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग। तो ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ड्रग क्वांटिटी एंड मेजर्स इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, जब भी मैन्युफैक्चरिंग होती है तो ड्रग क्वांटिटी और मेज़र इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, एस्पेक्ट रिगार्डिंग ड्रग फार्मूलेशन। ठीक है, ड्रग फार्मूलेशन के रिगार्डिंग। ठीक है, जैसे करेक्ट प्लेटफॉर्म होना चाहिए, करेक्ट इक्विपमेंट्स होने चाहिए, करेक्ट प्रोसीजर में प्लेटफॉर्म जहाँ पे जो मेडिसिन है बन रही है, करेक्ट इक्विपमेंट सही तरह के स्टेरिलाइज इक्विपमेंट होने चाहिए, करेक्ट प्रोसीजर उनको जो मेडिसिन बन रही है उनको बनाने के करेक्ट प्रोसीजर होना चाहिए। ठीक है, मतलब उस प्रोसीजर को आपने आगे पीछे नहीं करना, जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है आपके ऊपर पास। ठीक है, जो फार्माकोपी है कहाँ से भी लिया जाता है, वहाँ से आपने जो उसको स्टैंडर्ड प्रोसीजर को लेके जो है उसको जो है वो बनाना है। ठीक है, होता है तो उससे रैशनल इरैशनल यूज़ ऑफ जो है वो मेडिसिन जो है वो मतलब इरैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन जो है वो उससे फिर उभरता नहीं है। मतलब रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन के लिए आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। करेक्ट प्लेटफॉर्म होना चाहिए, करेक्ट इक्विपमेंट्स, करेक्ट प्रोसीजर, ये सब होना चाहिए। उसके बाद आता है हमारे पास कि अराइजेज ड्यू टू इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के कारण भी अराइज हो सकता है। ठीक है, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लाइक सीजनल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन होगी तो उसके कारण क्या हो सकता है कि मेडिसिन ख़राब हो जाती है आपकी। ठीक है, सीजनल वेरिएशन के कारण तो आपने उसे अच्छे से पैक करना है। कोई पैंडमिक आ गया, ठीक है, कोई पैंडमिक आता है, जैसे आपदा आती है कोई, तो उसके कारण भी जो है, और कोई म्यूटेशन, म्यूटेशन मतलब कोई चेंजेस आ जाते हैं किसी चीज़ में। ठीक है, मेडिसिन में आ सकते हैं। ठीक है, तो इन सब से जो है रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन के ऊपर फ़र्क पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अराइजेज ड्यू टू इंडिविजुअल बॉडी फिजियोलॉजी। ठीक है, मतलब जो बॉडी की प्रतिक्रिया है। ठीक है, आप बोल सकते हैं यहाँ पे फिजियोलॉजी का अर्थ होता है कि प्रतिक्रिया। ठीक है, तो जो भी बॉडी की प्रतिक्रिया है, ठीक है, उसके ऊपर भी इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, जो फैक्टर्स हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन को। ठीक है, कैसे कि पर्सन टू पर्सन जो है फिजियोलॉजी मतलब बॉडी की काम करने की क्रिया या जो भी है वो चेंज होती रहती है, डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर लाइक बॉडी स्ट्रक्चर। ठीक है, सेक्स ऑफ पर्सन। ठीक है, एज। ठीक है, मतलब बॉडी स्ट्रक्चर की उसका किस तरीके का बॉडी स्ट्रक्चर है, और मेल है फीमेल है, एज कितनी है, या कोई उसको पहले से डिजीज़ है उसके ऊपर जो है वो डिपेंड हो सकता है, या ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेशन है, एलर्जी है। ठीक है, ये सब जो है उसके ऊपर ये सब फैक्टर जो है कि इसको इफ़ेक्ट करते हैं रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन को। नेक्स्ट आते हैं हाउ टू इम्प्रूव द रैशनल यूज़ ऑफ मेडिकेशन। किस तरह से आप रैशनल यूज़ ऑफ मेडिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं? एजुकेशन प्रमोशन, रेगुलेटिंग एंड मैनेजमेंट प्रमोशन बाय प्रॉपर कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारे पास एजुकेशन प्रमोशन। ठीक है, किस तरह से education promotion. Pharmacy field is most essential field regarding for health because in this we will study about human physiology and chemical physiology both and compare. तो फार्मेसी फील्ड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फील्ड है हेल्थ के रिगार्डिंग। ठीक है, हमारी जो भी बीमारियां हैं, हमारी सेहत है, हमारी बॉडी स्ट्रक्चर है, उन सब के लिए जो होता है वो फार्मेसी फील्ड एक इम्पॉर्टेंट फील्ड है, क्योंकि इसमें हम जो स्टडी करते हैं ह्यूमन की फिजियोलॉजी, जो मतलब किस तरह से उसकी वर्किंग हो रही है, केमिकल की फिजियोलॉजी, हमारी बॉडी में किस तरह से केमिकल्स वर्क कर रहे हैं, उन सब की फिजियोलॉजी जो है हम देखते हैं। ई फार्मेसी डेवलप्स मोर एंड मोर विद प्रॉपर एजुकेशन पर्पस देन मैनी ऑफ फार्मासिस्ट ग्रो एंड पार्टिसिपेट इन द हेल्थ प्रमोशन। ठीक है, अगर फार्मेसी जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर एजुकेशन पर्पस के साथ ग्रो करती है या डेवलप होती है तो बहुत सारे फार्मासिस्ट जो होते हैं पार्टिसिपेट होंगे। मतलब जितनी अच्छी एजुकेशन होगी उतने ज़्यादा फार्मासिस्ट जो है पार्टिसिपेट कर पाएंगे किस में, हेल्थ प्रमोशंस में। ठीक है, और ये सिर्फ क्या, उसके बाद आता है हमारे पास कि एजुकेशन प्रमोटेड बाय प्रोवाइडिंग स्किल एजुकेशनल बिहेवियर। ठीक है, स्किल एजुकेशनल बिहेवियर जो है कॉलेजेस प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फार्मेसी होगी तो अगर कॉलेजेस ही स्किल्स प्रोवाइड नहीं करवाएंगे, बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ाएंगे, तो फार्मेसी फील्ड कैसे आगे बढ़ सकती है? तो प्रोवाइडिंग स्किल एजुकेशनल बिहेवियर, प्रोवाइडिंग लेबोरेटरी एंड प्रैक्टिकल नॉलेज जो है प्रोवाइड करवानी है, प्रोवाइडिंग लाइब्रेरी, लाइब्रेरी प्रोवाइड करवा के, प्रोवाइडिंग द हेल्थ एंड योगा कैंप्स, इन सब चीज़ों को प्रोवाइड करके जो है हम एजुकेशन को प्रमोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रेगुलेटिंग एंड मैनेजमेंट प्रमोशन। तो मैनेजमेंट इज़ आल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर इन रेगुलेटिंग एंड प्रमोशन ऑफ रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन। ठीक है, रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन को बढ़ाने के लिए मैनेजमेंट
जो है इज़ आल्सो मतलब एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, रेगुलेट करने को और रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन को बढ़ाने के लिए। बाई प्रॉपर इंस्पेक्शन सुपरविजन भी डिसाइड प्रॉपर और करेक्ट रिक्वायरमेंट, स्किल पर्सन, रॉ मटेरियल, परफेक्ट प्लेटफॉर्म, परफेक्ट इक्विपमेंट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग। मतलब अगर प्रॉपर इंस्पेक्शन होती रहेगी, कोई भी कंपनीज दवाई बना रही है या कोई भी कॉलेजेस में पढ़ाई हो रही है, एजुकेशन हो रही है, ठीक है, फार्मासिस्ट का एजुकेशन, तो अगर वहाँ पे प्रॉपर इंस्पेक्शन होती रहेगी, सुपरविजन होती रहेगी, तो डिसाइड किया जा सकता है, ठीक है, प्रॉपर डिसीजन लिए जा सकते हैं, करेक्ट रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। ये तो कंपनी के ऊपर आ गया कि वहाँ पे अच्छे स्किल्ड पर्सन होने चाहिए। अगर सुपरविज़न करते रहेंगे तो पता चलता रहे कि इतने स्किल्ड पर्सन हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल जो है बचा होना चाहिए, परफेक्ट प्लेटफॉर्म, परफेक्ट इक्विपमेंट्स, इन सब का जो है मैन्युफैक्चरिंग में अगर इंस्पेक्शन होती रहेगी तो प्रमोशन ही होगी रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन की। इफ़ मैन्युफैक्चरिंग आर करेक्ट एंड अप्रोप्रिएट मैनर देन वी फाइनली अचीव आवर गोल्स, ठीक है, हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं अगर मैन्युफैक्चरिंग करेक्ट और अप्रोप्रिएट तरीके से होगी। क्यूए क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल एंड गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस आर सुपरविजन डिपार्टमेंट विच इंस्पेक्ट द मैन्युफैक्चरिंग एंड इंश्योर इट इज़ प्रॉपर और नॉट, ठीक है। तो जो क्वालिटी एश्योरेंस है, क्वालिटी कंट्रोल है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है, ये सारे डिपार्टमेंट होते हैं जो सुपरविज़न करते हैं मैन्युफैक्चरिंग को कि वो अच्छी तरह से हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक। उसका आता है प्रॉपर कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग, मतलब प्रॉपर तरीके से कंपाउंडिंग करना और डिस्पेंसिंग करना, ठीक है। पैकेजिंग एंड कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को बनाना, मेडिसिन को बनाना, उनके इंग्रेडिएंट्स को चेंज करना, मिक्स करना, वो कंपाउंडिंग में आ जाता है, ठीक है। उसको एक तरह से एक प्रॉपर जाके लुक प्रोवाइड करना, सब कुछ करके कंपाउंडिंग मतलब बनाना ही होता है कंपाउंडिंग। एंड डिस्पेंसिंग बेचना, ठीक है। तो पैकेजिंग एंड कंपाउंडिंग जो होती है फाइनल स्टेज होती है, ठीक है, पैकेजिंग करना और उसको बना के, ठीक है, एक प्रॉपर लुक देना, ठीक है, एक फाइनल स्टेज होती है। अगर कोई भी मिस्टेक जो होती है, इफ़ एनी मिस्टेक आर अराइजेज ड्यूरिंग कंपाउंडिंग देन लेट्स टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट और सम टाइम काउजेज सीरियस प्रॉब्लम। अगर इनमें ही कोई दिक्कत आ जाती है, ठीक है, कोई मिस्टेक हो जाती है, फाइनल स्टेज होती है कंपाउंडिंग की, पैकेजिंग और कंपाउंडिंग मेडिसिन की, तो अगर इनमें दिक्कत आती है, कोई पैकेजिंग में अगर कोई दिक्कत आ जाती है, मान लो मॉइस्चर रह गया पैकेजिंग में, तो ये जो है वो एक सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। डिस्पेंसिंग आर आल्सो इंक्लूडेड टू प्रमोटिंग बिकॉज सम ड्रग्स आर रिक्वायर्ड स्पेशल कंडीशन ड्यूरिंग डिस्पेंसिंग। और डिस्पेंसिंग किस तरह से इंपॉर्टेंट है इसको प्रमोट करने के लिए कि कुछ ड्रग्स होती हैं उनको स्पेशल कंडीशन चाहिए होती है डिस्पेंस करने के लिए, ठीक है, उनको एक स्पेशल कंडीशन के ऊपर डिस्पेंस कर सकते हो, ठीक है, जैसे टेम्परेचर्स होते हैं, कुछ रूम टेम्परेचर होते हैं, कुछ फ्रीजिंग में रखने के लिए होते हैं। तो ये सब इन सब चीज़ों के लिए जो होते हैं अगर प्रॉपर कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग होगी तभी प्रॉपर जो है रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन जो है वो प्रमोट हो सकेगी। Establishment of multidisciplinary national body to coordinate policies on medicine use, development and use of national essential medicine list, sufficient government expenditure to ensure availability of medicine and staff, ठीक है। तो एस्टेब्लिशमेंट में क्या आ जाता है कि जितनी भी मतलब जो मल्टी डिसिप्लिनरी नेशनल बॉडीज़ हैं वो अलग अलग पॉलिसीज़ चला सकती हैं मेडिसिन के ऊपर, ठीक है। जो मेड एसेंशियल लिस्ट ऑफ मेडिसिन है उसको मतलब उसके यूजेस के ऊपर ज़्यादा जोर दे सकती हैं कि उनका ज़्यादा यूज़ हो। सफिशेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, एक तरह से खर्च जो है वो ज़्यादा एक सफिशेंट रूप में होना चाहिए ताकि अच्छे मेडिसिन और अच्छे स्टाफ जो है वो प्रोवाइड किया जा सके। तो इन सब से जो है वो प्रमोट हो सकते हैं रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन। ये 4 पॉइंट थे, ठीक है। उसको आता है इरेशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन। तो इरेशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन या ड्रग्स का मतलब होता है कि मेडिसिन्स को एक इम्प्रॉपर वे में यूज़ करना, इम्प्रॉपर फॉर्मुलेशन इन्वॉल्व्स होना जिसमें, ठीक है, इम्प्रॉपर मैनर एंड इम्प्रॉपर फॉर्मुलेशन इन्वॉल्व्स होना। क्या होता है इरेशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन? अपोजिट टू रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन, ठीक है। रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन में एक प्रॉपर पेशेंट है, उसको प्रॉपर डोज दी जा रही है, प्रॉपर टाइम इंटरवल पे दी जा रही है, प्रॉपर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से दी जा रही है। इरेशनल में क्या हो गया कि बाय सिलेक्टिंग रॉन्ग डोज सेलेक्ट करके रॉन्ग मेडिसिन और रॉन्ग टाइम, ठीक है। सेम एक रॉन्ग पेशेंट है उसको रॉन्ग डोज, मान लो एक फीवर वाला पेशेंट है उसको क्या दे दी, इंसुलिन दे दी या मेटफॉर्मिन दे दी जो कि डायबिटीज़ की है। तो क्या फीवर वाले को वो मेटफॉर्मिन की ज़रूरत थी? नहीं थी। वो हो गई इरेशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन, ठीक है। अच्छा, और क्या आ गया इरेशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन में? मान लो पेशेंट अपने बारे में बता रहा है कि मुझे डायबिटीज़ है, ठीक है, लेकिन पेशेंट ये नहीं बता रहा है कि मुझे हाई ब्लड प्रेशर भी है और ये भी नहीं बता रहा है कि उसे कोई और तरह की दिक्कत है, मतलब अपनी हिस्ट्री नहीं बता रहा है। तो डॉक्टर जो है वो अपने अकॉर्डिंग सिर्फ डायबिटीज़ की मेडिसिन लिख देगा, ठीक है, जब तक पेशेंट अपनी हिस्ट्री कंप्लीटली नहीं बताता है, ठीक है। वैसे तो टेस्ट किए जाते हैं लेकिन फिर भी
एक इरेशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन में ये पॉइंट आ जाता है कि अगर पेशेंट अपने बारे में नहीं बता रहा है, ठीक है, एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, तो डॉक्टर को क्या पता है? डॉक्टर तो सिर्फ डायबिटीज़ की मेडिसिन देगा और उससे क्या होगा कि इरेशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन क्रिएट हो जाएगी। पेशेंट को हो सकता है किसी तरह के कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो जाए, जब उसका बीपी हाई हो तो उसको उस मेडिसिन का कोई एडवर्स इफ़ेक्ट हो जाए, ठीक है? तो वो हो गया इरेशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन, ठीक है? बाकी आगे हम इसको डिस्कशन करते हैं। इरेशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन मीन मेडिसिन इन इम्प्रॉपर मैनर इन इम्प्रॉपर फॉर्मुलेशन बाय सिलेक्टिंग रॉन्ग डोज सेलेक्ट करके, रॉन्ग मेडिसिन लेके और रॉन्ग टाइम पे लेके, ठीक है? उसका आता है इट्स काउज ड्यू टू, इस ये किस कारण से होता है इरेशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन? इम्प्रॉपर डायग्नोसिस। सबसे पहले होता है इम्प्रॉपर डायग्नोसिस, मतलब गलत तरीके से डायग्नोसिस होना, ठीक है? इम्प्रॉपर एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट, पेशेंट की इम्प्रॉपर एग्जामिनेशन होना, ठीक है? या तो डॉक्टर में थोड़ी कमी है, वो अच्छे से एग्जामिनेशन नहीं कर रहा है पेशेंट की, ठीक है? या कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होना बिटवीन आरएमपी, मतलब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के बीच में, ठीक है? मान लो कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, तो पेशेंट भी अच्छे से नहीं कम्युनिकेट कर पाएगा, पेशेंट अपनी प्रॉब्लम नहीं बता पाएगा। जब पेशेंट ही अपनी प्रॉब्लम नहीं बता पाएगा तो दिखती सी बात है कि वहाँ इरेशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन क्रिएट होता है। कैसे? पेशेंट ने अपनी कुछ चीज़ें छुपा दी जो कि उसको डॉक्टर के सामने नहीं छुपानी चाहिए थी, तो डॉक्टर वो दवाइयाँ, हो सकता है डॉक्टर जो दवाइयाँ दे वो उसकी उन प्रॉब्लम्स के लिए जो है हार्मफुल हो या कोई अदर इफ़ेक्ट क्रिएट कर सके, ठीक है, कर दे। इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंट हिस्ट्री, अपनी हिस्ट्री ना बताए, ठीक है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। प्रिस्क्रिप्शन प्रॉब्लम कैसे आ सकती है? फार्मासिस्ट के ऊपर आती है। इम्प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन, एक तो प्रिस्क्रिप्शन इम्प्रॉपर हो सकती है, ठीक है, कि डॉक्टर ने अच्छे से नहीं लिखी है, ठीक है। दूसरा हो सकता है मल्टीपल प्रिस्क्रिप्शन, बहुत सारी प्रिस्क्रिप्शन है, फार्मासिस्ट है उसके पास बहुत सारी प्रिस्क्रिप्शन है और गलती से उसने किसी और की दवाई किसी और को दे दी, तो वो हो गया इरेशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन, ठीक है। नेक्स्ट आ गया प्रिस्क्रिप्शन थ्रू मल्टीमीडिया, मतलब बाय कॉलिंग के थ्रू आप जो है वो पेशेंट जो है बता रहा है जी यहाँ पे AZ लिखा हुआ है या AX लिखा है, तो बहुत सारी मेडिसिन होती हैं, बहुत सारी ड्रग्स होती हैं जो कि आप पढ़ोगे HCP में, ठीक है, या CPM में, इन सब्जेक्ट्स में आप पढ़ोगे कि कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनके आगे के नाम जो हैं वो, ठीक है, प्रीफिक्स जिनको बोलते हैं, आई थिंक प्रीफिक्स ही बोलते हैं, हाँ, प्रीफिक्स जो होते हैं वो सेम होते हैं कुछ मेडिसिन के, जिसके कारण जो है अगर आप घर से बता रहे हो कॉलिंग के थ्रू उन मेडिसिन को और जो फार्मासिस्ट है वो आपको घर पे भेज रहा है उन मेडिसिन को, हो सकता है वो गलत हो और आप उनको ले लें और आपको एडवर्स इफेक्ट हो जाए, वो होता है इरेशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन। नेक्स्ट आता है डिस्पेंसिंग एंड कंपाउंडिंग ड्यू टू अनसूटेबल प्लेटफॉर्म, काउंटिंग एंड कंपाउंडिंग एंड अनसैनिटरी प्रोसीजर, ठीक है। एक तो अनसूटेबल प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं है जहाँ पे वो मेडिसिन प्रिपेयर हो रही हैं, काउंटिंग अच्छे से नहीं हो रही है, कंपाउंडिंग मिक्सिंग वगैरह अच्छे से नहीं हो रही, प्रिपेयर उसको अच्छे से नहीं किया जा रही है, अनसैनिटरी प्रोसीजर, प्रोसीजर जो है अच्छे से फॉलो नहीं किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉमन फैक्टर लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज डॉक्टर को भी हो सकती है, लैक ऑफ नॉलेज पेशेंट को भी हो सकती है, लैक ऑफ नॉलेज किसको? प्रिस्क्रिप्शन जो पढ़ रहा है फार्मासिस्ट उसको भी हो सकती है, ठीक है। OTC मेडिकेशन, ठीक है, कुछ लोग जो हैं वो कोई भी बीमारी है उसके लिए OTC मेडिसिन ले लेते हैं, ठीक है। मान लो कोई कोई भी बीमारी हो रही है जबकि डॉक्टर से आपको चेक करवानी है, उसके बाद आपको OTC मेडिसिन उसके बाद आपको मेडिसिन लेनी चाहिए, लेकिन कोई अगर आपको गंभीर बीमारी है तो आपको OTC मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। फाइनेंशियल या अनबिलीव्स हो सकते हैं, या तो फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं कि उस बंदे के पास जो है पैसे की कमी है और वो जो है जो डॉक्टर ने दवाइयाँ लिखी हैं उसमें से सिर्फ एक या दो मेडिसिन लेता है, सोचेगा कि मैं ठीक हो जाऊँगा इन एक दो मेडिसिन से, और एक दो मेडिसिन लेके जो है वो चला जाता है, ठीक है। तो वो हो गए फाइनेंशियल। अनबिलीव्स हो गए कि उसको फार्मासिस्ट या डॉक्टर की बात सुन के ऐसा लगा कि उसका भरोसा नहीं रहा कि वो मुझे अच्छा कर सकते हैं या ठीक कर सकते हैं, मतलब उसको विश्वास नहीं है उन डॉक्टर या फार्मासिस्ट के ऊपर, तो भी जो है वो इरेशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट आता है WHO एडवोकेट्स 12 की इंटरवेंशन, ठीक है, टू प्रमोट मोर रैशनल यूज़। सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी नेशनल बॉडी टू कोऑर्डिनेट पॉलिसीज ऑन द मेडिसिन यूज़, ये अभी हमने पढ़ी, ठीक है, कि किस तरह से जो है वो जो मल्टी डिसिप्लिनरी जो पॉलिसीज़ हैं या जो भी मतलब सरकार का जो व्यय है या खर्च है, ठीक है, वो सब करके जो है खर्च जो एक अच्छा स्टाफ और मेडिसिन जो है प्रोवाइड करे तो उससे रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन प्रमोट हो। यूज़ ऑफ क्लिनिकल गाइडलाइंस का यूज़ करके जो है प्रमोट हो सकता है। डेवलपमेंट एंड यूज़ ऑफ नेशनल एसेंशियल लिस्ट को डेवलप करके जो है हो सकता है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ड्रग एंड थेरेपेटिक कम्युनिटीज़,
कमिटीज़ इन डिस्ट्रिक्ट एंड हॉस्पिटल्स, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटीज़ जो है वो डिस्ट्रिक्ट और हॉस्पिटल्स में जो है वो एस्टेब्लिश करके इंक्लूजन ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड फार्माकोथेरेपी ट्रेनिंग इन अंडर ग्रेजुएट करिकुलम। इंक्लूजन होता है शामिल करना, ठीक है, शामिल करना, ठीक है, जो फार्माकोथेरेपी ट्रेनिंग्स अंडर ग्रेजुएट करिकुलम में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कंटिन्यूइंग सर्विस मेडिकल एजुकेशन एज लाइसेंस रिक्वायरमेंट, ठीक है, जो जिसको मतलब लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है उसके लिए जो है सर्विस जो है मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड होनी चाहिए, उसके बाद उसको जो है वो लाइसेंस देना चाहिए। मतलब लाइसेंस की रिक्वायरमेंट के लिए एक मेडिकल एजुकेशन जो है इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। जैसे होता है ना कि डी फार्म के बाद आपको जो है 500 घंटे लगाने होते हैं, ठीक है, तो वो होगी एक तरह से आपकी जो है वो मेडिकल एजुकेशन, ठीक है, जो आपको लेनी ही लेनी पड़ेगी, तभी आपको लाइसेंस दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सुपरविज़न ऑडिट एंड फीडबैक, ठीक है, मतलब चीज़ों को सुपरवाइज़ करके जो हमने पढ़ा पीछे 4 पॉइंट हमने पढ़े थे प्रमोट करने के लिए रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन को, वही ये आगे जो है वो थोड़े थोड़े करके जो है मतलब वो एक्सप्लेन थे और ये ब्रीफ में जो है दिए, ठीक है। सुपरविज़न ऑडिट एंड फीडबैक, ठीक है, ऑडिट का मतलब होता है हिसाब किताब की जांच करना, ठीक है, सुपरविज़न करना, हिसाब किताब की जांच करना, फीडबैक देना कि क्या फीडबैक है, यूज़ ऑफ इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन ऑन द मेडिसिन के ऊपर जो है इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन हर मेडिसिन के ऊपर जो है वो हर मेडिसिन के यूज़ के लिए बारे में जो है इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, पब्लिक एजुकेशन अबाउट मेडिकेशन, लोगों की जो है वो मतलब जागरूकता होनी चाहिए मेडिकेशन के बारे में, ठीक है। अवॉइडेंस ऑफ परवर्स फाइनेंशियल इंसेंटिव, ठीक है, मतलब अवॉइडेंस होता है रोकना, जो प्रलोभन परवर्स जो होता है इसका अर्थ होता है भ्रष्ट, ठीक है, जो भी फाइनेंशियल इंसेंटिव, इंसेंटिव का मतलब होता है प्रलोभन, ठीक है, इसका हो गया भ्रष्ट, इसका हो गया प्रलोभन, ठीक है, मतलब जो भी भ्रष्ट हैं, मतलब जो फाइनेंशियल प्रलोभन को बढ़ा रहे हैं उस चीज़ को रोकना, ठीक है। यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट एंड एनफोर्स्ड रेगुलेशन, ठीक है, एक अप्रोप्रिएट और एनफोर्स्ड मतलब जिनके ऊपर जो है कोई रोक टोक ना हो वैसी रेगुलेशन क्रिएट करना। सफिशेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होना चाहिए, इंश्योर्ड अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन एंड स्टाफ, ठीक है, तो जो है गवर्नमेंट के पास एक पूर्ण रूप से पैसा होना चाहिए जिससे वो जो है वो इंश्योर कर सके मेडिसिन की अवेलेबिलिटी और स्टाफ्स की अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो यही था रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन में, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर। आप बहुत साथ देते हो, ऐसे ही साथ देते रहिए और आई होप कि जल्द ही जो है वो और नई नई वीडियोस जो हैं आएंगी, ठीक है। सो थोड़े टाइम की कमी होती है उसके कारण जो है वीडियोस नहीं बन पाते हैं। सो ट्राई रहेगी कि हर रोज़ वीडियो आए या हर 2-3 दिन में, ठीक है। सो थैंक यू।